हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जैसे पिछली क्लास में हमने बात किए थे, टिश्यू का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। और टिश्यू टर्म को भी चार्ट नहीं दिए थे मेयर और टिश्यू चार तरीके के था। हमने ये चीज़ भी बात किए थे, जो कि जैसे कि आपका एपिथेलियल हो गया, बॉडी कवरिंग के लिए हेल्प कर रहा था। एंड आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही उनके काम छिपा है। ये क्या कर रहा है? कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, ठीक है ना। तो उनके बीच में जो कनेक्शन, उसको विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारे ब्लड हो गया, ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हर एक सेल को सप्लाई है। कहीं पे भी आपका चोट लगेगा, ब्लड ही तो आता है ना, ठीक है। तो इसलिए ब्लड जो होता है हर एक सेल्स को कनेक्टेड रहता है। एक सेल, बॉडी की एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के बीच में जो गैप है उसको फिलअप कर लेता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यू होता है। और ये बॉडी को क्या करता है, एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका बोन भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म से बनी हुई है। जैसे आपको पता होगा, तीन जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमने बात किए थे, वो तीनों जर्म लेयर से बने थे, लेकिन ये आपका सिर्फ मेजोडर्म से बनी हुई है। इसलिए वो हार्टविग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कनेक्टिव टिश्यू को मेजेनकाइम बोल रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स व्हिच हैव द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जो लिंक प्रोवाइड कर रहा है, एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा टिश्यू होता है, जब हम, जैसे ये हमने बात की कि ग्रुप सेल्स को हम टिश्यू बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सेल्स की भी बात करेंगे। और सेल की आउटसाइड में जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, उसको कुल मिला के हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आई ना बात समझ में? यानी कि सेल की अंदर वाली बात तो आप करोगे, सेल खुद ही, उसकी बात तो हम करेंगे, उसके बाद साथ साथ उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी बात भी हम करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशंस देखिए कि किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो है बनी हुई हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ सेल्स, लार्ज फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स। समझ में आए ना? सेल को भी हम कंसिडर करेंगे एंड उसके साथ साथ उसके चारों तरफ जो मैट्रिसेस है टिश्यू में प्रेजेंट है। थ्री बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। सबसे पहला तो सेल्स रहेगा, ठीक है। कौन सी टाइप की सेल है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्सेस है, सेल से कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस सीक्रेट होगा, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्सेस कहते हैं। तीसरा चीज़ जो होता है फाइबर्स, मतलब कि वही मैट्रिसेस के अंदर कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। क्लियर हुआ? सेल कौन सी टाइप की सेल्स होता है, देखिए मैंने अब उसको शॉर्ट नोट्स की तरफ से ऐसे लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए कि कौन सी टाइप की सेल्स है। एक होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वो होता है जो कि आगे चलकर वही फाइब्रेट सिक्रेट करेगा, ठीक है ना। मतलब कि इस तरीके से जो धागे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो फाइबर इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी चीज़ें वो सिक्रेट करवाएगा फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस वो सेल्स होते हैं, WBC आपने ब्लड सेल्स के अंदर पढ़ा होगा, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेस को कन्वर्ट हो चुका है। और WBC ऑब्वियसली पैथोजन को किल करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। तो इसलिए WBC जो मैक्रोफेजेस की जो फंक्शंस रहेगा, फागोसाइटोसिस रहता है। फागोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल ईटिंग। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंट्री हो गया, वो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। ये मान लीजिए वही मैक्रोफेजेस है और ये आपकी बैक्टीरिया है। ये क्या करेगा, इस तरीके से केस बना लेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है ना, उसको अंदर करके कर लेगा। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो एनगल्फ कर लेगा, बैक्टीरिया उसके अंदर है और उसके उनके अंदर जो टिश्यू डिजल्विंग एंजाइम्स वगैरह रहता है उसको डिजल्व करेंगे, यानी कि ख़त्म कर लेंगे। फिर और एक होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल्स भी वो क्या होते हैं, WBC की जो बासोफिल्स होते हैं वो टिश्यू के अंदर मास्ट सेल कहलाता है। मास्ट सेल जो होता है स्पेसिफिकली उनकी फंक्शंस क्या है, ये हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन एक भासो डायलिटर होते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर लेते हैं। मतलब कि ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर होता है ना, मान लीजिए इतना था, वो हिस्टामिन रिलीज होने के बाद, यानी कि मास्ट सेल रिलीज होने के बाद उनकी डायमीटर ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली देखिए, जब मच्छर काटते हैं ना, कुछ टाइम के बाद ये रेडिश हो जाता है, क्योंकि मच्छर काटने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स में ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, इसलिए वो एरिया एकदम रेडी से आपको नजर आएगा।
और हिस्टामिन जो होता है ना, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। जो ब्रोंकाई हमारे होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जो ब्रोंकाई होता है उनकी डायमीटर को घटा देता है। तो इसलिए जो इनहेलर वगैरह हम लेते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग इनहेलर लेते हैं अस्थमा की पेशेंट, उनमें ये पाया जाता है। हेपारिन भी होता है, हेपारिन सिगरेट करता है। हेपारिन एक एंटीकोआगुलेंट होते हैं, ये ब्लड में हमेशा पाया जाता है, क्योंकि हेपारिन नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएंगे। क्लॉट का मतलब कि जैसे दूध फटने के बाद जैसे हो जाता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए ताकि वो मूव कर सके। ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा कि कौन सी टाइप की सेल्स है। सेल्स की बात, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आप देख रहे हो वो कैसे बने हुई हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं प्रोवाइड द ग्राउंड सब्सटेंसेस। यहाँ पर कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आप लेडीज फिंगर के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, इतना लाल लाल लगता है ना, एकदम चिपचिपा लगता है, तो वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है तो एक कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये लाल जैसे आपको लगेगा, म्यूकस जैसे। ठीक है। हाइलोनुरिक एसिड्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्राउंड सब्सटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे फाइबर्स। ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं, याद रखिए, सभी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है एक्सेप्ट ब्लड, और वहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ब्लड में कौन सी चीज़ें नहीं है। सेल है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, लेकिन फाइबर्स नहीं है। अब हम देखेंगे ये फाइबर्स को सीक्रेट कौन कर रहा है। सेल के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है वही फाइबर्स को सीक्रेट कर रहा है, लेकिन उनकी टाइप्स देखिए, 3 तरीके के फाइबर्स आपको देखने को मिलेगा। एक येलो व्हाइट कोलाजन होता है, येलो इलास्टिक फाइबर होता है, एंड रेटिकुलर फाइबर होता है। सो व्हाइट कोलाजन फाइबर जो रहेगा आपको बंडल में देखने को मिलेगा, जब भी रहेगा इस तरीके से कुछ बंडल बना के रहेंगे। येलो इलास्टिक जो होता है ये सिंगल आपको देखने को मिलेगा, यदि ये येलो इलास्टिक होता है। रेटिकुलर भी सिंगल होता है। यदि आपको फाइबर को बॉइलिंग करोगे तो आपको जिलेटिन मिलेगा, जिलेटिन प्रोटीन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फाइबर जो होता है स्ट्रेट होता है, इस तरीके से रहता है, एंड ये ब्रांचिंग रहता है। ठीक है, ब्रांचिंग रहता है। फाइबर जो होते हैं और ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। फाइबर आपको व्हाइट कोलाजन जो होता है टेंडन में देखने को मिलेगा। टेंडन क्या होता है, बोन के साथ जो मसल्स की अटैचमेंट है हमारी बॉडी में। ये स्किन आप देख रहे हो, स्किन के नीचे मसल है, उसके नीचे बोन है, बोन को कवर करके आपका मसल्स रहता है। बोन एंड मसल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो टेंडन की वजह से होता है। व्हाइट कोलाजन जो होता है ना, एकदम स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी मसल आज यहाँ पे है फिर उधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में बहुत टाइट अटैचमेंट रहता है। ठीक है। अच्छा, एलो इलास्टिक है लिगामेंट, एक बोन से दूसरे बोन के बीच में जो कनेक्शंस है वो लिगामेंट की वजह से हो रहा है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, सो रेटिकुलर फाइबर जो होता है वो भी हाईली ब्रांच्ड होता है, वो लिम्फोइड ऑर्गन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। हमने उनकी लोकेशंस देख लिया, उनकी स्ट्रक्चर देख लिया कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम उनकी क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स के बारे में देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को हमने स्पेसिफिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किए हैं। एक होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर का मतलब है कि जैसे देखिए, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो सिनेमा मूवी इंडस्ट्री की बात करेंगे, कुछ हीरो होते हैं सिर्फ एक्टिंग करते हैं, कुछ होते हैं एक्टिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं। ठीक है ना। तो जो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ उनके पास होता है उसको हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। जिनमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी भी है, उसके साथ साथ कुछ अलग चीज़ें हैं, हम उसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो उनकी क्लासिफिकेशन थोड़ा देखिए। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गया, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की तो 3 चीज़ें हो गया, आपके सेल्स रहेगा, मैट्रिसेस रहेगा और फाइबर्स रहेगा। तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी सेल की जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का आप ऐसे सोचिए, जो दाल होता है ना घर में, जो हॉस्टल की दाल होता है, थोड़ा उनमें पानी ज़्यादा होता है, दाल की क्वांटिटी बहुत लेस है। तो आप लूज कनेक्टिव टिश्यू को ऐसे सोचिए कि जहाँ पे सेल्स बहुत लेस रहेगा, लेस सेल्स रहेगा, लेकिन क्या है, मैट्रिसेस वगैरह ज़्यादा होता है। जैसे पानी ज़्यादा होता है, दाल लेस होता है, तो इसी तरीके से आप बोलोगे कि सेल जो है वो लेस होता है, दाल को आप सेल सोचिए, एंड जो वाटर है यानी कि जो मैट्रिसेस है वो ज़्यादा है। क्लियर हुआ ना। तो इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू हम उसको कह लेते हैं। उनके कंपोजिशन कुछ ऐसे होते हैं, वो 2 तरीके के होता है, एरियुलर होता है, एडिपोज होता है। सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेंस की मतलब है कि घर पे कुछ लोगों को पसंद होता है कि मतलब कि गाढ़ा होना चाहिए, जो दाल है थिक होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होना चाहिए, तो इसलिए दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, पानी की क्वांटिटी लेस रहता है।
तो वहाँ पर भी यही चीज़ है। देखिए ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की पिक्चर है, जैसे आप देख सकते हो सेललेस है, ठीक है ना, लेकिन पानी ज़्यादा है। और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करोगे तो यहाँ पे सेल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डेंस रेगुलर है, इरेगुलर है, यानी कि जो फाइबर है किस तरीके से अरेंज होकर रहता है, रेगुलरली एक पैटर्न में है या कुछ इधर उधर हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसीलिए उसके बाद देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो भी दो तरीके के हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल सिस्टम में आपका कार्टिलेज एंड बोन आ जाएगा, फ्लूइड में आपका ब्लड एंड लिम्फ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, एरियोलर एंड एडिपोज के बारे में, ठीक है। आपने इस तरीके से लिख सकते हो पूरा का पूरा, ये क्लासिफिकेशन की चार्ट आपकी नोट्स में रहना जरूरी है। उसके बाद एरियोलर, एडिपोज, फिर डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, सबके बारे में हम थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेंगे। बोन की एंड ब्लड के बारे में हम दूसरे टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना नोट्स में आपको लिखना है मैं बता दूंगी, ठीक है। सो आइए देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। आप ऐसे लिख सकते हैं कि फाइबर्स लेस एंड मैट्रिसेस आर मोर, ठीक है। फाइबर्स या सेल्स जो होते हैं वहाँ पर लेस होते हैं, उसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। उसके वो दो तरीके की डिवाइड। एरियलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इट इज ए पैकेजिंग टिश्यू, पैकेज करने के लिए मतलब कि दो ऑर्गन के बीच में जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए वो हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए बोन, हमारे बॉडी के अंदर बोन होता है, बोन के ऊपर आपका रहेगा मसल, ठीक है, उसके ऊपर स्किन रहता है। मसल एंड स्किन के बीच में जो स्पेस है उसको जो फिलअप करता है वही होता है आपका एरियलर टिश्यू। इट प्रेजेंट अराउंड द नॉर्म, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके चारों तरफ ये भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी वो प्रेजेंट है, यानी कि वो उसको पैकेज करने में हेल्प करेगा। जैसे हम कोई चीज़ें रोटी वगैरह को रैपिंग कर देते हैं ना जब पार्सल लाते हैं, तो इसी तरीके से वो न्यूरॉन्स को भी इस तरीके से और ब्लड वेसल्स को भी पैकेज कर देता है। इट सर्व एज सपोर्ट फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू की एक सपोर्ट जैसे ये रहता है। उसके बाद देखेंगे एडिपोज टिश्यू। जैसे एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, उनके अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल हम लेते हैं, वो उसके अंदर ही स्टोर होकर आपको देखने को मिलेगा। इट्स सीन मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे रहता है। स्पेसिफिकली ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे स्किन है, उसके नीचे जब रहता है वो एक इंसुलेटिंग लेयर के हिसाब से काम करेगा, यानी कि ज़्यादा ठंड में ठंड नहीं लगेगा, हीट की वेपोराइजेशंस वगैरह को वो रोकता है, तो इसलिए इसको हम इंसुलेटिंग लेयर भी कहते हैं। एक्सेस न्यूट्रिएंट जो भी हम अपटेक करेंगे ये स्टोर होकर रहता है फैट के। कभी कभी क्या होता है, एडिपोज टिश्यू दूसरे ऑर्गन की चारों तरफ भी जब ये एक लेयर बना लेता है, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल इंजरी हो गया तो ये ऑर्गन को बचा लेगा, शॉक ऑब्जर्वर के हिसाब से भी ये काम कर रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे उनकी क्लासिफिकेशन। यदि उनकी सेल के अंदर एक ही ऐसे लोब्यूलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो हम उसको वाइट एडिपोज टिश्यू कहेंगे, ठीक है। वाइट एडिपोज ये मोनोलोक्यूलर होता है, लेकिन आपको यदि बहुत ज़्यादा लोब्यूल्स इस तरीके से देखने को मिलेगा, 2 से 4 लोब्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, हम उसको मल्टीलोक्यूलर बोलेंगे। मतलब कि फैट की ही लेयर है, यदि एक फैट ग्लोब्यूल्स है तो हम उसको मोनोलोक्यूलर या वाइट एडिपोज टिश्यू कहेंगे। यदि 2 से 4 आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से लोब्यूलर स्ट्रक्चर, हम उसको ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहेंगे, ठीक है। सो देखिए व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये मोनोलोक्यूलर हो गया, ये मल्टीलोक्यूलर हो गया। पहला चीज़ यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू में आपको बहुत लेस माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया लेस है तो ऑब्वियसली हीट भी लेस, मतलब कि उनमें एनर्जी भी लेस रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सो ये दिस इज फाउंड इन द सबक्यूटेनियस लेयर, सब मतलब कि स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये विसरल ऑर्गन की चारों तरफ भी इसे सराउंडिंग करके रहता है। और जब भी मान लीजिए आपने कुछ फास्टिंग वगैरह किए हैं या तो आपने खाना नहीं खाया है, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं किया है, उस टाइम पे क्या होगा, वहाँ से वो ब्रेक डाउन होकर हमको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करेंगे, पहला तो ये मल्टी न्यूक्लियर होता है। या उनके कलर ब्राउन क्यों होता है, उनमें साइटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए इनके कलर ब्राउन होता है।
तो मोर हीट यहाँ पे जनरेट होता है क्योंकि वहाँ पर मोर माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है पाया जाता है न्यूबॉर्न बेबी हो गया या हाइबरनेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, जो ज़्यादा ठंड से खुद को छुपा के रखते हैं, वो हाइबरनेटिक एनिमल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ताकि हीट बाहर ना आ जा सके उनकी बॉडी से, ठीक है ना। सो उसको हम फूड सोर्स के हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे। समझ पाए ना बात है आपको। अच्छा देखिए, फिर हम बात करेंगे रेगुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्या आप समझ में आ रहा है? तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देखा, एरियुलर एंड एडिपोज हमारा खत्म हो गया। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, मैट्रिसेस बहुत लेस है, यानी कि फ्लूइड बहुत लेस है, गाढ़ा वाला डाली जो हो गया, कंसंट्रेटेड डाली सोचिए। तो यहाँ पे आपको फाइबर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि ये दो तरीके के होते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे टेंडन एंड लिगामेंट आ जाएगा। डेंस इरेगुलर होता है। पहले हम डेंस रेगुलर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए, डेंस रेगुलर का मतलब है कि जो फाइबर्स होते हैं वो रेगुलरली एक पैटर्न में अरेंज रहता है, हम उसको डेंस रेगुलर कहेंगे। सो अब ऐसे लिख सकते हो, फाइबर्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, तो हम उसको डेंस रेगुलर कहेंगे। ये दो तरीके के होता है। ये कौन से टाइप की फाइबर से बनी हुई हैं, व्हाइट कोलाजन फाइबर या येलो इलास्टिक फाइबर से बनी हुई हैं, ठीक है। तो एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट। याद रखिए, बोन से, ठीक है, बोन एंड मसल्स में, ये बोन हो गया, ये मसल्स हो गया। बोन को मसल के साथ जो जोड़ने के लिए जो रहता है उसको हम टेंडन कहेंगे, और उनकी स्ट्रेंथ या बोन से मसल जो होता है इधर उधर नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने जिम पे गया है तो आपकी मसल यहाँ, इसका मसल इधर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। सो ये कहाँ क्यों इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ये व्हाइट कोलाजन से बनी हुई है। मैंने जैसे बात की थी है ना, फाइबर से व्हाइट कोलाजन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लिगामेंट जो होता है एक बोन से दूसरे बोन के बीच में ये कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। ये एक बोन हो गया, दूसरा बोन हो गया, इट कनेक्टेड बोन टू बोन। एलो इलास्टिक इज मोर, यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, क्योंकि इसलिए मान लीजिए ये एक बोन हो गया, ये दूसरा बोन हो गया, वो जो जॉइन होता है ना, ये इसमें बनी हुई है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है, थोड़े बहुत स्ट्रांग भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एलो इलास्टिक होता है, इस वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेस व्हाइट कोलाजन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया डेंस रेगुलर के बाद में। उसके बाद देखेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर का मतलब है कि जो फाइबर है एक प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं हुआ है, वो इस तरीके से मैनर में अरेंज हुआ है, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको डेंस इरेगुलर के बारे में। नेक्स्ट ये हमारा खत्म हो गया कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल है कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज तो है, उसके साथ साथ कुछ स्पेशल है, जैसे हमने ब्लड में बात की है कि इसमें फाइबर ही प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सेल एंड मैट्रिसेस है, ठीक है। अच्छा, ये भी दो तरीके के होता है, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपका बोन कार्टिलेज आ जाएंगे, एंड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड एंड लिम्फ आ जाएगा। पहले बात करेंगे कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन से सॉफ्ट होगा एंड मसल से हार्ड होगा, ठीक है ना। तो हम जब कार्टिलेज की बात करते हैं हम बोन के कंपैरिजन में बात करते हैं। जैसे कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, हमारे जो ईयर पिन्ना हो गया, आप उसको इस तरह से कर सकते हो, कोई भी हड्डियों को इस तरीके से मुड़ सकते हो, नहीं ना, नाजल टिप हो गया, इसी वाला एरिया में आपको कार्टिलेज दिखने को मिलेगा। ये भी बॉडी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे बोन होता है, ये भी देखिए आपकी ईयर पिन्ना की शेप ही प्रोवाइड करता है, नाजल टिप की शेप भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सो कार्टिलेज की यदि हम बात करेंगे, कार्टिलेज की जो सेल्स होता है हम उसको बोल देंगे कॉन्ड्रियोसाइट। साइट वर्ड लगा है तो इसलिए कॉन्ड्रियोसाइट्स, कार्टिलेज की जो प्रोटीन है कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, तो इसलिए, ठीक है ना, कॉन्ड्रिन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, एंड सेल्स को हम कंड्रियोसाइट्स कहते हैं। जो कंड्रियोसाइट्स होते हैं उसको कौन बनाता है, कंड्रियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। सो सबसे पहले जो इमेच्योर सेल्स होता है हम उसको बोलेंगे कंड्रियोब्लास्ट, ठीक है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाता है हम उसको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। और एक होता है कंड्रियोक्लास्ट, ऐसा सेल्स जो कि फागोसाइटोसिक नेचर होता है, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स भी हम उसको कह सकते हैं। और जो उनकी जो मैट्रिसेस होता है कार्टिलेज के अंदर, जो यहाँ पे
कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होता है, थालिन भी रहेगा, और ये सॉलिड होता है, ये इतनी लिक्विड नहीं होता है क्योंकि उनको एक हार्ड स्ट्रक्चर मतलब कि प्लायबल स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसलिए ये सॉलिड रहता है। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम कंड्रोब्लास्ट कहेंगे, एंड कार्टिलेज को कवर करके एक लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। समझ में आया ना, पेरिकॉन्ड्रियम। और यहाँ पे क्या होता है, जो कंड्रियोसाइट्स आप देख रहे हो उसको सराउंडिंग करके एक लेयर रहता है, ठीक है। ये लेयर को हम बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे उसको लैक्यूना, यानी कि जो कंड्रियोसाइट्स होते हैं ये एक खोखला एरिया के अंदर रहा है, उस खोखला एरिया को हम बोलेंगे लैक्यूना, ठीक है। और पूरा कवर, ये सेल्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, फाइबर हो गया, वो सारे चीज़ों को कवर करके जो रहता है हम उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। ये कार्टिलेज की हो गया। फिर बात करेंगे इस तरीके से बोन को, बोन के, अच्छा और एक चीज़ देखिए, जो कार्टिलेज होता है पेरिकॉन्ड्रियम तक आपकी ब्लड सप्लाई रहता है, अंदर की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। इसलिए जब भी कार्टिलेज टूटता है ना, वो रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। फिर बात करेंगे बोन के बारे में। बोन जो होता है ये स्ट्रक्चरल प्रोवाइड वर्क हमको प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि इट कॉन्टेंस मेड अप ऑफ द फॉस्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी हुई है, उनके जो मैट्रिसेस है बहुत स्ट्रांग होता है। बोन की जो सेल्स होता है हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स रहेगा, ऑस्टियोब्लास्ट आपकी नोट्स में सिलेबस पर बोन के बारे में डिटेल्स है, वहाँ पे हम देखेंगे। अब आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में जितना ज़रूरत है इतना ही लिखिए। ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, ये बोन बना रही हैं, मतलब कि ऑस्टियोसाइट्स को बना रही हैं। सो बोन जो रहेगा इट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हमारे बॉडी को लोकोमोशन और एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए हेल्प कर रहा है। एंड बोन मैरो सेल से ही आपकी ब्लड सेल्स बन रहा है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आप जितने भी तरीके के देख रहे हो ये सारे बन रहा है बोन मैरो सेल से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, हम उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ जाएगा एंड लिम्फ आ जाएगा। ब्लड जो होता है ये फाइबर उसमें एब्सेंट होता है, ये चीज़ आपसे अच्छे से ध्यान दीजिए। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिनमें दो पार्ट हैं ब्लड की, एक तो प्लाज्मा पार्ट रहेगा जिसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, और एक सेलुलर पार्ट रहेगा। सेल बोलेंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिसेस में आपका 92% वाटर है और उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन रहता है, 3 प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट थोड़े बहुत आपको भी ये प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगा। आरबीसी की यदि हम बात करेंगे, आरबीसी की दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, जो कि एक ह्यूमन बींग के अंदर पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी की यदि हम बात करेंगे, ये दो तरीके के होता है, एक ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट रहता है, और एक ग्रैन्युलोसाइट्स होता है जिसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, वासोफिल आपने ये चीज़ें पढ़े हैं। ब्लड में हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए आपको इतना लिखना है उनकी टाइप्स है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड में 7,000 से 8,000 आरबीसी आपको देखने को मिलेगा। प्लेटलेट आपको 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास प्लेटलेट देखने को मिलेगा। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ है, बस स्कीमेटिक डायग्राम बना के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे लिम्फ। लिम्फ एक बॉडी के ऐसा फ्लूइड होते हैं जिसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। आरबीसी एब्सेंट है तो कलर ऑब्वियसली वाइट हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। जैसे हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, ऐसे लिम्फ्स की फ्लो करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स भी होता है, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स होता है जिसके अंदर लिम्फ मूव करेगा। लिम्फ की जो मेन फंक्शंस होता है, ये हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होता है उसको एक्टिव, मतलब कि इम्यून सिस्टम से ये हिस्सा होता है, बॉडी को प्रोटेक्शंस में हेल्प करेगा। फॉरेन पैथोजन के साथ वो क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रहा है उनमें जो फैट है, फैट मतलब कि ऑयली सब्सटेंस है, वो पानी में तो डिजल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो लिम्फ को ऑब्जर्व होकर आता है। यही पूरा आपके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।